Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आइए जीएस मस्ती सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, भाइयों, विद्यार्थियों, हम अपने जीवन में जो अपने लक्ष्यों को रखे हैं उसको भेदने का प्रयास करेंगे, अर्थात हमारा उस लक्ष्य की ओर बिल्कुल सा पैनी नज़र होना चाहिए और हमें एकाग्रता होनी चाहिए, अर्थात हमें जीवन में मृग तृष्णा की भांति नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप, मृग तृष्णा पानी की चाह में जो है प्यासा रह जाता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ठीक है। तो उसी भांति जो है, और इसका आप कारण जानते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये मृग तृष्णा की भांति पता चलता है, और पता चलता है वहाँ मिलता वैसा कुछ नहीं जो दिखाई देता है, भ्रम दिखाई देता है। तो इस भ्रम के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम आज इस वीडियो में जो हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल को देख लिया, अब उसके आगे आते हैं हम एक अगले काल, एक अगले संस्कृति के बारे में, जिसको कहते हैं ताम्र पाषाणिक काल। ताम्र पाषाणिक काल जिसका नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, आत्मसात ज़्यादा कीजिए पढ़ने में, पढ़िए, गुनिए ज़्यादा, ठीक है, उस पर विचार ज़्यादा कीजिए। और जो हमने ये आप आज जो हम बताएंगे, इतना अगर आप देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो ये निचोड़ है। इससे आपका जो भी परीक्षा, चाहे जो प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें कहीं प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं है। तो आते हैं हम ताम्र पाषाणिक काल। जैसा ताम्र पाषाणिक काल नाम से स्पष्ट है, तांबा और पाषाण मतलब पत्थर का भी प्रयोग होने लगा और तांबा का भी। नव पाषाण काल से अगला काल में जब हम आते हैं, तो यहाँ जो है तांबा का और पत्थर का भी, दोनों चीज़ों का प्रयोग होने लगा, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। अब हम आते हैं, ये ताम्र पाषाणिक काल कब है। हालांकि इतिहास में बहुत मतभेद आपको मिलेगा, खासकर प्राचीन इतिहास में, इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो चलिए हम, और आपके ऐसे प्रश्न हालांकि नहीं पूछे जाएंगे जिसमें बहुत मतभेद है, वैसे तिथियां आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम जानते हैं ताम्र काल का जो है काल 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम देखते हैं, देखिए, ये इस काल में जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ताम्र पाषाणिक काल था, वो हड़प्पा सभ्यता के कुछ समकालीन भी था, कुछ बाद में था, कुछ पहले भी था, ये हम कह सकते हैं। और जैसा हम तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल था। कैसे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और कांस्य बनेगा कैसे? तांबा और टीन मिलाकर कांस्य बनाया जाता है। तांबा और टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांस्य बनता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता को कहेंगे, तो तांबा और टीन मिला के जब कांस्य बनता है, तो ताम्र तो पहले, तांबा जो है पहले प्रयोग होता था। जब तांबा और टीन मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? कांस्य। इससे स्पष्ट होता है कि अर्थात ये भी बात सामने आती है कि सिंधु सभ्यता से पहले ताम्र पाषाणिक कालीन सभ्यता थी, ठीक है। तो अब हम आते हैं ये ताम्र पाषाणिक काल।
तो सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो पंजाब के क्षेत्रों में एक संस्कृति विकसित हो रही थी, जो ग्रामीण सभ्यता से नगरीकरण की ओर प्रवेश कर रहा था, सभ्यता नगरीकरण की ओर चल दिया था, उसी समय समानांतर में जो है हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और खासकर राजस्थान राज्यों में या इन क्षेत्रों में, जैसे मालवा, ठीक है, मालवा, राजस्थान और ये महाराष्ट्र क्षेत्रों में जो है एक अलग संस्कृति विकसित हो रही थी जो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। और ये सैंधव सभ्यता जो था नगरीय सभ्यता था, अर्थात इसके समानांतर ये ग्रामीण सभ्यता विकसित हो रही थी। इसी को ताम्र पाषाणिक काल, ताम्र युग हम कहते हैं। तो अर्थात सिंधु क्षेत्र के बाहर हमें ग्रामीण संस्कृति का दर्शन होता है। सैंधव क्षेत्र से जब बाहर आते हैं हम इन क्षेत्रों में, जो आगे हम बताने जा रहे हैं क्षेत्र कौन है, तो वहाँ जो है ग्रामीण सभ्यता का दर्शन होता है। इसी को हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक काल। तो इसमें क्या होता था, पत्थर के साथ तांबे की वस्तुओं का उपयोग, जैसा हमने बताया कि पत्थर के साथ तांबे के वस्तुओं का प्रयोग होता था। और ये समुदाय ग्रामीण समुदाय के लोग थे जो कृषि कार्य एवं जिनका कार्य क्या था, कृषि करना एवं पशुपालन करना, अर्थात मुख्यतः ये कृषक समुदाय के थे लोग। ये इस काल में जो लोग थे वो मुख्यतः कृषक समुदाय के लोग थे। अब आते हैं, ये हमें अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य राज्यों में इस संस्कृति का दर्शन होता है, लेकिन विशेष रूप से हम एग्जाम और व्यू से देखेंगे, ठीक है, हम निचोड़ देखेंगे, अर्थात गागर में सागर भरने का हम प्रयास करेंगे। कम टाइम में हम कैसे रिवीजन करेंगे, इसलिए हम इसका जो है बहुत संक्षिप्त रूप दिया है, हमने निचोड़ दिया है। तो विशेष रूप से 3 संस्कृति का दर्शन होता है। पहला जो है आहार संस्कृति। ये कहाँ आहार संस्कृति था, तो राजस्थान में। आहार संस्कृति कहाँ विकसित था, तो राजस्थान में। इसको क्या कहते हैं, ताम्रवती, ठीक है, अर्थात तांबे का यहाँ विशेष रूप से प्रयोग होता था, ठीक है, तांबा का यहाँ विशेष रूप से प्रयोग होता था, इसलिए इस स्थान का नाम ताम्रवती रखा गया। और यहाँ के लोग क्या थे, आहार संस्कृति के लोग विशेष रूप से कृषक और पशुपालक। आहार संस्कृति में विशेष रूप थे कृषक और पशुपालक। इसमें तो कृषि और पशुपालक थे ही ताम्र पाषाणिक काल में। और यहाँ कहाँ कहाँ स्थान था इसका, तो आहाड़, गिलुंड और बालाथाल, ठीक है। इसके और स्थल क्या थे, अर्थात प्रतिनिधि स्थल, तो आहाड़ था, लेकिन और जो इसके स्थल थे गिलुंड था और बालाथाल था। और बनास भी था, बनास संस्कृति भी विशेष रूप से था, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे इस संस्कृति का विकास हुआ था, इसलिए इसे बनास संस्कृति कहते हैं। और एक चीज़ ये आपको, ये अलग अलग जो हमारे टॉपिक इसमें जो अलग बिंदु है, इससे अलग अलग प्रश्न बनेंगे। अब जैसे पूछा जाता है बनास संस्कृति कहाँ विकसित हुई, तो बनास नदी के किनारे। बनास नदी क्यों, क्योंकि बनास नदी के किनारे बनास संस्कृति हुआ। और पूछता है पकी ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया, तो गिलंड में, ठीक है, कहाँ, गिलंड में। हालांकि पकी ईंट का प्रयोग गिलंड में किया गया, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो मिला जुला कर इस समय पकी ईंटों का प्रयोग और जगह साक्ष्य नहीं मिला। मानते हैं कि कहीं पकी ईंटों का प्रयोग मिल गया होगा, किया हुआ, उपयोग किया हुआ, लेकिन आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो पकी ईंट का इसमें प्रमाण नहीं मिला है, अर्थात और जगह साक्ष्य मिलना चाहिए था। अकस्मात मान लीजिए कहीं मिल गया एक साक्ष्य, तो इससे ये स्पष्ट नहीं होता था जो पकी ईंटों का। लेकिन गिलंड में पकी ईंटों का प्रयोग हमें
मिला है, किया हुआ। और यहाँ क्या था, गेहूं, जौ और चना और मूंग, ये फसल यहाँ उगाए जाते थे। अब हम आते हैं, अर्थात ये विशेष रूप से 3 संस्कृति में पहला संस्कृति, और दूसरा आते हैं हम मालवा संस्कृति, ये 1900 से 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कहाँ ये मालवा संस्कृति, तो मालवा क्षेत्र है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो ये मध्य प्रदेश का ग्रामीण संस्कृति का यहाँ दर्शन होता है। और यहाँ के जो उत्खनन स्थल हैं वो कौन कौन है, कायथा, सरन, अर्थात ये आपसे पूछा जा सकता है कायथा संस्कृति कहाँ विकसित हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में मालवा में। ठीक है, ये अर्थात कायथा, सरन, नौदा टोली, माहेश्वर, ये जो है यहाँ का उत्खनन स्थल था, लेकिन प्रतिनिधि स्थल मालवा था। ठीक है, प्रतिनिधि स्थल मालवा था। अब आते हैं प्रतिनिधि स्थल नौदा टोली भी। ठीक है, नौदा टोली भी है प्रतिनिधि स्थल यहाँ। अब आते हैं नंबर 3 में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्थल मिले हैं हमें, इसके ताम्रपाषाणी काल के सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले हैं, ये आपका एक उत्तर हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, तो महाराष्ट्र में। ये इसको क्या कहते हैं, जोरखे संस्कृति। ठीक है, जोरखे, इसका प्रतिनिधि स्थल जोरखे था, इसलिए इसको जोरखे संस्कृति कहते हैं। और यहाँ के स्थल तो नवासा, सोनगांव, इनाम गांव, नासिक, दायमाबाद, ये सारे जो स्थल हैं, ये जोरखे कहाँ था, तो एक गोदावरी नदी का सहायक नदी है। जोरखे में गोदावरी नदी का एक सहायक नदी पवना नदी है, पवना। ठीक है, पवना नदी के तट पर ये जोरखे स्थल था। यहाँ जो है अब आपको मिलता है मृदभांड का प्रमाण कहाँ मिला है, तो मृदभांड चाक पर तैयार जिस पर लाल रंग का लेप, यहाँ से मिला है मृदभांड, अर्थात मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। तो मृदभांड चाक पर तैयार जिस पर लाल रंग का लेप, अर्थात ऐसे मिट्टी के बर्तन जिस पर लाल रंग का लेप किया हुआ होता था, यहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं। और इनाम गांव भी विशेष रूप से है, आपसे पूछा जाता है इनाम गांव में क्या मिला है, नारी वृषभ की, नारी और वृषभ की मूर्ति। और एक चीज और आपको मिलेगा, जैसा कि हमें कहीं पढ़ने को मिला कि यहाँ इनाम गांव में एक ऐसा होता था, जिससे कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका पैर का निचला हिस्सा काट दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पैर का निचला हिस्सा काट देने से जैसा उम्मीद किया जाता है कि अगर वो मरने के बाद जो है पैर का निचला हिस्सा काट दिया जाए तो चलने में असमर्थ होगा, भूत नहीं बन पाएगा। ऐसे प्रमाण कुछ हमको जो मिला या ऐसा कुछ अंदाज लगा ऐसा, तो ये ऐसा भी यहाँ इनाम गांव में मिला है, ऐसी बातें देखने को। तो ये जो है 3 संस्कृतियाँ विशेष रूप से ताम्रपाषाणी काल में विकसित हुआ। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, नगरीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो इनाम गांव से। ठीक है, इनाम गांव से। और तांबे का प्रयोग कब से किया जा रहा था, तो 5000 ईसा पूर्व। अच्छा, और यहाँ क्या प्रमाण मिले हैं, तो मातृ देवी की भी पूजा किया जाता था। ठीक है, ताम्रपाषाणी काल में मातृ देवी की भी पूजा किया जाता था। और क्या है, बस्ती का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, यहाँ ताम्रपाषाणी काल में बस्ती का भी प्रमाण मिला है। और ये अब आता है, और जो है इसके क्षेत्र जो हैं पश्चिम बंगाल में
ये जो है ताम्रपाषाणी काल का जो और क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में भी था। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बीरभूम, बर्धमान और मिदनापुर, इसके अलावा जो है कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी मिला है। उत्तर प्रदेश में और दक्षिणी भारत में भी कुछ क्षेत्रों में मिला है, जैसे ब्रह्मगिरी, मास्को, कुल्लू, नागार्जुन कोंड, अर्थात इन सारे क्षेत्रों में जो है ये ताम्रपाषाणी काल का जो है प्रमाण मिले हैं स्थल का। तो ये अब हम आते हैं कि ये कैसे लुप्त हुआ ये बस्ती यहाँ का जो है। तो जैसा अनुमान किया जाता है कि सूखा होने के कारण जो है सूखा पड़ा होगा, तो ये बस्तियाँ समाप्त हो गई। इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो को देखा ताम्रपाषाणी काल। अब हम अगले वीडियो में अगले बिंदुओं पर, अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।